नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा वीकेंड स्पेशल शो को लेकर, जिसका नाम है पर्दे के पीछे। इसमें कॉरपोरेट जगत में बीते हफ्ते क्या कुछ घटा, कौन से शेयर रहे खबरों में, कौन सा शेयर चढ़ा, कौन गिरा, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण एक्सपर्ट्स की राय, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको, जिससे आप अगले हफ्ते निवेश की अपनी रणनीति बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली बात सेंसेक्स निफ्टी की। 5 और 6 मार्च की अच्छी रिकवरी को बाजार 7 मार्च को भी बरकरार रखने में सफल रहा। हालांकि कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 7.5 अंकों की गिरावट के साथ 74,332.58 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 7.80 की मामूली बढ़त के साथ 22,552.50 पॉइंट्स पर पहुंच गया। 7 मार्च को कारोबार में निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, आईटी, फार्मा और रियल्टी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं, जबकि ऑटो, एफएमसीजी और मेटल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। एनएसई ने एफएनओ एक्सपायरी के दिन को बदलने की घोषणा की है। एनएसई ने बताया कि उसने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के लिए एफएनओ एक्सपायरी के दिन को मौजूदा गुरुवार के दिन से बदलकर सोमवार कर दिया है। मतलब एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी हर महीने के आखिरी सोमवार को होगी। ये बदलाव 4 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस खबर का बड़ा इम्पैक्ट बीएसई पर पड़ा। चलते हुए 5 मार्च को बीएसई के शेयर प्राइस में 9% की गिरावट देखने को मिली और ये 4,035 रुपए के निचले स्तर पर आ गया। हालांकि इसके बाद कुछ रिकवरी आई, लेकिन फिर भी हफ्ते भर में शेयर में 5.25% की गिरावट देखने को मिली। एनएसई के फैसले के बीएसई पर इम्पैक्ट की अगर बात करें तो दरअसल बीएसई के ऑप्शंस की एक्सपायरी मंगलवार को होती है। बाजार में ये चर्चा है कि बीएसई के पास सोमवार और शुक्रवार को अच्छी खासी मार्केट शेयर है। ऐसे में एनएसई ने सोमवार को एक्सपायरी डे तय करके बीएसई के मार्केट शेयर में सेंध लगाने की कोशिश की है। इसका सीधा असर बीएसई के फ्यूचर बिजनेस में पड़ सकता है। भारतीय रेलवे की आईआरसीटीसी अब देश की नवरत्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। 3 मार्च को सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब आईआरसीटीसी देश की 25वीं नवरत्न कंपनी होगी। इसके अलावा आईआरएफसी देश की 26वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। नवरत्न कंपनियों वो होती हैं जो पहले मिनी रत्न कैटेगरी 1 में शामिल हों और नेटवर्थ पॉजिटिव हो, पिछले 3 साल में एक्सीलेंट या वेरी गुड एमओयू रेटिंग मिली हो। नवरत्न की लिस्ट में शामिल होने के फायदे की अगर बात करें तो ऐसी कंपनियां बिना सरकारी मंजूरी के 1000 करोड़ रुपए या अपनी नेटवर्थ का 15% तक किसी एक प्रोजेक्ट में लगा सकती हैं। साथ ही ये जॉइंट वेंचर्स बनाने और मार्केटिंग एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी फ्री होती हैं। इस छूट के साथ कंपनियों को बड़े फैसले लेने में मदद मिलती है और उनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है, जिससे निवेशकों का उन पर भरोसा बढ़ता है। खबर से हफ्ते भर में शेयर बाजार में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। ओवरऑल ये करीब 4.25% की मजबूती के साथ 700.25 रुपए के भाव पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 3 मार्च को अपने 52 हफ्ते का लो छुआ। दरअसल खबरों की माने तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक यूनिट रिलायंस न्यू एनर्जी पर बैटरी सेल प्लांट एस्टैब्लिश करने में नाकाम होने की वजह से पेनलाइज होने का रिस्क है। रिलायंस न्यू एनर्जी सरकारी योजना के तहत 2022 में बैटरी सेल प्रोडक्शन के लिए बिड जीतने वाली कंपनियों में से एक थी, जिस पर डेडलाइन चूकने के लिए 125 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। साथ ही एफआईआईज की एग्रेसिव रूप से बिकवाली और इससे कंपनी का मार्केट वैल्यू भी कम होना, ये सभी फैक्टर्स 52 वीक लो की बड़ी वजह रहे। करीब 3% लुढ़क कर शेयर 1156 रुपए पर पहुंच गया था, जो पिछले 1 साल का नया न्यूनतम स्तर था। हालांकि उसके बाद के दिनों में शेयर में रिकवरी देखने को मिली। ओवरऑल वीक में शेयर में 5.25% से ज्यादा तक मजबूत हुआ। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी शेयर के लिए बाय की रेटिंग देते हुए 1600 रुपए का टारगेट दिया है। शेयर पर बीएनके सिक्योरिटीज के रचित खंडेलवाल का कहना है कि कुछ गिरावट पर बाइंग करते रहें, क्योंकि ग्रुप के ओवरऑल बिजनेसेस काफी स्ट्रांग है। इसके साथ ही मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी चर्चा में रही। दरअसल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 4 मार्च को बताया कि वो जेपीबीएल यानी कि जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में एसबीआई की पूरी हिस्सेदारी को 104.54 करोड़ रुपए में खरीदेगी। अभी जियो फाइनेंशियल्स के पास जियो पेमेंट्स में 82.17% हिस्सेदारी है, जो कंपनी और एसबीआई का जॉइंट वेंचर है। हिस्सेदारी खरीदने के बाद जेपीबीएल जियो फाइनेंशियल्स की होली ओन्ड सब्सिडियरी बन जाएगी। खबर से जियो फाइनेंशियल्स के शेयर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 4 मार्च को करीब 3.25%, तो बुधवार को स्टॉक लगभग 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ 217 रुपए पर पहुंच गया।
ओवरऑल वीक के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो शेयर में 9.9% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस पर मार्केट एक्सपर्ट अरुण मंत्री का कहना है कि शेयर में सिलेक्टिव बाइंग कर सकते हैं। आने वाले एक महीने में अगर कोई 100 रुपये लगाना चाहता है तो 10 से 15 रुपये के हिसाब से स्टॉक में निवेश कर सकता है, एक साथ पैसा ना लगाएं। टू व्हीलर्स को लेकर खराब कंज्यूमर सेंटिमेंट और फरवरी में डोमेस्टिक सेल्स में आई गिरावट का बजाज ऑटो को इस हफ्ते खामियाजा भुगतना पड़ा है। बजाज टू व्हीलर सेल्स में 14% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन ये उसकी कॉम्पिटिटर टीवीएस से कम ही रही। इस वजह से कंपनी ने 4 मार्च को अपना 52 वीक का लो छुआ, जो करीब 5% गिरकर 7,301 रुपये पर पहुंच गया। ओवरऑल वीक के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो शेयर में 4% से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिली है। इस पर मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि बजाज में अभी और करेक्शन हो सकता है, ऐसे में इसे अवॉइड करने की उनकी सलाह है। वैसे बजाज के अलावा हीरो मोटोकॉर्प का शेयर भी 4 मार्च को करीब 3.5% से ज़्यादा गिरकर 3,495 रुपये के साथ 52 हफ्ते के लो पर पहुंच गया था। डिजिटल आईटी सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग सर्विसेज देने वाली कंपनी कोफोर्ज के बोर्ड ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है, जिसमें कंपनी के 10 रुपये की वैल्यू वाले शेयर्स को 2-2 रुपये के 5 शेयर्स में स्प्लिट किया जाएगा। ऐसा वो पहली बार कर रही है। इसके अलावा कोफोर्ज ने अपनी सब्सिडरी कोफोर्ज इंक और कोफोर्ज टेक्नोलॉजीज के जरिए 2 एंटिटीज रिदमोस इंक और टीएम लैब्स को रिस्पेक्टिवली एक्वायर किया है, जिससे कंपनी का डेटा और क्लाउड कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। साथ ही कंपनी की यूएस ट्रैवल फर्म सैब्रे कॉर्प के साथ 13,607 करोड़ रुपए की पार्टनरशिप डील भी हुई है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी कॉर्पोरेज की रेटिंग को अपग्रेड करते हुए उसका टारगेट 10,350 रुपये रखा है। इस खबर से कंपनी के शेयर 5 मार्च को 10% से ज्यादा बढ़कर 7,945 रुपये पर पहुंच गए थे। ओवरऑल वीक में शेयर में करीब 5.25% की बढ़त देखने को मिली है। इस पर टेक्निकल एनालिस्ट नितेश पावस्कर का कहना है कि शेयर अगर नीचे गिरते हुए 7,450 रुपये के पास आता है तो 7200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन ले सकते हैं। पेटीएम को ईडी ने FEMA यानी कि फेमा नियमों के उल्लंघन के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया है। पेटीएम ने शेयर बाजारों को बताया कि पेटीएम और इसकी 2 सहायक कंपनियां लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और निर्भय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ये नोटिस दिया गया है। ये नोटिस इन दोनों सहायक कंपनियों की एक्विजिशन में हुए कथित वॉयलेशन से जुड़ा है, जो 2015 से 2019 के बीच हुआ था। हालांकि उसका यह भी कहना है कि दोनों सहायक कंपनियों से जुड़े कथित वॉयलेशन के मामले उस समय के हैं जब वे उसकी सहायक कंपनियां नहीं थीं। साथ ही पेटीएम ने अपने कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स को भरोसा दिया है कि इस नोटिस का उसकी सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सभी सर्विसेज पूरी तरह से सेफ हैं। इस खबर से पूरे हफ्ते शेयर बाजार में उठक पटक जारी रही और 5 कारोबारी दिन में ये करीब 3% से ज्यादा कमजोर हुआ। बेनकी सिक्योरिटीज के रचित खंडेलवाल का कहना है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू फिगर्स भी एक्साइटिंग नहीं है। इस कंपनी के शेयर से दूरी बनाने में ही समझदारी है, ये उनकी सलाह है। दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी सऊदी एमारको कैस्ट्रॉल इंडिया के कुछ हिस्से या पूरी कंपनी के लिए बोली लगा सकती है। पहले जानकारी थी कि कैस्ट्रॉल इंडिया की पेरेंट कंपनी BP अपने ग्लोबल लुब्रिकेंट्स बिजनेस का स्ट्रैटेजिक रिव्यू कर रहा है। यह रिव्यू कंपनी की वैल्यू डिलीवरी के अगले फेज का हिस्सा है। BP ने 2027 तक $20 मिलियन के डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है, जिसके तहत ये डील पॉसिबल मानी जा रही है। खबर के चलते कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर में 6 मार्च को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शेयर 11% चढ़कर 250 रुपये के पार पहुंच गया। 5 दिन के कारोबार की प्रदर्शन को अगर देखें तो शेयर में करीब 12.5% की मजबूती देखने को मिली। मंत्री फिल्मार्ट के अरुण मंत्री का इस पर कहना है कि शेयर में मोमेंटम अच्छा है। साथ ही उन्होंने 270 रुपये का टारगेट भी दिया है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के बीच जहां मौसम का तापमान बढ़ने लगा है, वहीं गर्मी से निपटने के लिए एसी कंपनियों के स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हफ्ते की शुरुआत से ही वोल्टास के शेयर में लगातार बढ़ोतरी बनी हुई है। 4 मार्च को शेयर 1420 रुपये के भाव पर पहुंच गया था। पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो वोल्टास 4% से ज़्यादा तक चढ़े हैं। खास बात यह है कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में शामिल वोल्टास शेयर 4 मार्च को टॉप गेनर के रूप में उभरा था। एसी और दूसरे कूलिंग इक्विपमेंट्स की बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखते हुए कंपनियों की ओर से कमर्शियल रेफ्रिजरेशन रेंज को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी जेंसोल इंजीनियरिंग बीते हफ्ते कुछ विवादों में दिखी थी। कंपनी के लेंडर से कर्ज चुकाने में चल रही देरी की खबरों के बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज CARE यानी कि केयर और इक्रा ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। हालांकि जेंसोल ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि रेटिंग में गिरावट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच की वजह से हुई है। इस खबर से शेयर में भूचाल आ गया और 4 मार्च से लगातार 3 दिन इसमें लोअर सर्किट लगा और शेयर 40% तक टूट गया। 7 मार्च को भी शेयर 10% से ज़्यादा टूटकर 307 रुपये के अपने 52 वीक के लो पर पहुंच गया था।
कंपनी को लेकर मेहता इक्विटीज के सीनियर वीपी प्रशांत तापसे का कहना है कि कंपनी के करंट सिचुएशन को देखकर भाव 300 रुपए के नीचे भी जा सकता है। ऐसे में उनकी अवॉइड करने की सलाह है। बीते कुछ दिनों से कंपनियों ने अपने आईपीओ लाने के आइडिया को होल्ड पर रख दिया है, लेकिन तैयारी जारी है। कर्नाटक बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जल्द ही अपना आईपीओ लाने वाली है। कंपनी सेबी के पास डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर चुकी है। आईपीओ के जरिए कंपनी 700 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। फ्रेश इशू के जरिए 210 करोड़ रुपए और ओएफएस से 490 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। कंपनी के काम की अगर बात करें तो ये लर्निंग और असेसमेंट सेक्टर में काम करती है और उद्योगों के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाती है। इसमें कंपनी को 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी कंपनी काम करती है। 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी के पास 17 देशों में 71 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। इनमें यूएसए, यूके, भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, सऊदी अरब, यूएई और कनाडा शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी प्रणव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अपना आईपीओ लाने का प्लान तैयार कर रही है। आईपीओ के लिए कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास डीआरएचपी फाइल कर दिया है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 392 करोड़ रुपए और ओएफएस के जरिए 28 लाख से ज्यादा शेयर्स बेचे जाएंगे। कंपनी फ्रेश इशू के जरिए जो रकम जुटाएगी उसका इस्तेमाल सरकारी अप्रूवल्स लेने, अंडर कंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में करेगी। वहीं 74 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने बकाया चुकाने और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को पूरा करने के लिए करेगी। तो इस खास शो पर्दे के पीछे में आज इतना ही। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को कॉर्पोरेट जगत का लेखा जोखा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।